बहुत से लोग धन और शक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन शायद ही कभी इस बारे में सोचते हैं कि इन संपत्तियों का सही उपयोग कैसे किया जाए। कभी कभी ऐसी इच्छाएं अप्रत्याशित परिणामों की ओर ले जा सकती हैं। फोस्टर परिवार की कहानी इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। क्रिस्टोफर और जिल फोस्टर अपनी बेटी कर्स्टी के साथ घटना से 5 साल पहले अपने नए घर में बस गए थे। उनकी संपत्ति शायर ग्रेट ब्रिटेन के ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रभावशाली एस्टेट थी। विशाल परिसर में एक घुड़साल और एक ऐतिहासिक रूप से मूल्यवान पुरानी इमारत थी। परिवार के आरामदायक जीवन के साथ साथ उनके प्यारे घोड़ों और कुत्तों के लिए भी पर्याप्त जगह थी। पति पत्नी इस जगह को एक सच्चा स्वर्ग मानते थे। फोस्टर एक बहुत करीबी परिवार थे। वे हमेशा एक साथ रहते थे और जहां भी होते थे एक दूसरे का साथ एंजॉय करते थे। लेकिन शनिवार 26 जनवरी 2008 को उनका यह सुखद जीवन बाधित हो गया। एस्टेट में आग लग गई। पड़ोसियों ने टूटी खिड़कियों से निकलती लपटें देखीं और तुरंत 999 पर कॉल किया। जब दमकल कर्मी पहुंचे, आग पूरी शक्ति से जल रही थी। छत गिरने लगी और ऐतिहासिक इमारत बचाव दल की आंखों के सामने लगभग ढह गई। आग से लड़ना असाधारण रूप से कठिन साबित हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर नहीं बल्कि एक विशाल ईंधन टैंक जल रहा हो। आग पर काबू पाने के बाद बचाव दलों को जले हुए निर्माण सामग्री के ढेर मिले। संपत्ति का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया था। आग लगने की जगह की जांच करते समय विशेषज्ञों ने आग के कारण की तलाश की, लेकिन पहले कुछ दिनों में घर में लोगों की उपस्थिति के कोई निशान या संकेत नहीं मिल सके। दमकल विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि आग कोई दुर्घटना नहीं थी। इमारत के अंदर पाइप और कई तेल के निशान मिले, जिन्होंने आग के फैलाव को बढ़ावा दिया। लपटों ने घुड़साल और गैरेज को भी चपेट में ले लिया, जहां परिवार की महंगी कारें थीं। घुड़साल के केंद्र में बचाव दलों को दुखद सबूत मिले कि परिवार के पालतू जानवर कर्स्टी के घोड़े और कुत्ते बच नहीं पाए। व्यवस्था से लगता था कि घटना में कुछ इरादा था। एस्टेट के निवासियों क्रिस्टोफर, जिल और कर्स्टी के भाग्य के बारे में कुछ भी झात नहीं था। शुरू में उम्मीद थी कि वे बस यात्रा पर गए होंगे और घटना के समय घर पर नहीं थे। हालांकि आगे की जांच ने घटना की एक और परेशान करने वाली तस्वीर सामने लाई। पता चला कि फोस्टर परिवार उस सप्ताहांत में बैंक की छुट्टी मनाने की योजना बना रहा था। शनिवार को वे पड़ोसियों के यहां बारबेक्यू के लिए जाने वाले थे और रविवार के लिए उन्होंने खुद मेहमानों को आमंत्रित किया था, जिसमें क्रिस के माता भी शामिल थीं। चूंकि महिला नहीं आ सकीं, बैठक टाल दी गई। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थीं कि यह उनके बेटे के साथ आखिरी फोन कॉल होगा। कुछ दिन बाद मंगलवार को क्रिस की मां अपने छोटे बेटे एंड्रयू के साथ एस्टेट पर आईं। दुर्भाग्य से उनकी यात्रा का कारण अब कोई उत्सव नहीं था। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने मां से संपर्क किया और उन्हें घर में हुई अचानक घटना के बारे में सूचित किया। इस समय वे सभी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि वे फोस्टर का पता नहीं लगा पा रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि वे न तो क्रिस्टोफर, न जिल और न ही उनके रिश्तेदारों को ढूंढ पा रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि पता लगा सकें कि परिवार कहां गया था। क्रिस्टोफर की मां को कुछ भी पता नहीं था। फोस्टर्स ने यात्रा या छुट्टियों की भी योजना नहीं बनाई थी, जो उन्हें बहुत चिंतित कर रहा था। उन्हें संदेह था कि दोषपूर्ण बिजली के तार कारण हो सकते हैं। घर नया नहीं था। हालांकि विशेषज्ञों की एक अलग राय थी और उन्होंने माना कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। स्वाभाविक रूप से इस घटना ने प्रेस और समाज का गहन ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार यह धनी क्रिस्टोफर फोस्टर और प्रसिद्ध जोड़े की लाखों की संपत्ति के बारे में था। अफवाहें पूरे देश में तेजी से फैल गईं। मीडिया सनसनीखेज हेडलाइंस से भरा हुआ था। पुलिस और दमकल विभाग की टाल-मटोल वाली टिप्पणियों ने, जो कोई ठोस जानकारी नहीं दे सकते थे, स्थिति को और भड़का दिया। घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए भारी मात्रा में राख की जांच करनी थी। हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर फोस्टर्स को खोजने के प्रयास असफल रहे। केवल जब पहली मंजिल तक का मलबा साफ किया गया, तब घटना की तस्वीर स्पष्ट होने लगी। जले हुए भवन की जांच के लिए 200 विशेषज्ञों का एक विशेष समूह गठित किया गया।
काम के दौरान एक विशेषज्ञ ने जली हुई निर्माण सामग्री के बीच कुछ असामान्य पाया, जो पिछले 2 दिनों में उन्होंने जो देखा था उससे अलग था। कहानी क्रिस्टोफर फोस्टर से शुरू हुई, एक सफल व्यवसायी जो पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न आरोपों के कारण कई कठिनाइयों का सामना कर रहा था। वह अक्सर अदालत में पेश होता था और इसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। हालांकि उसके परिवार के लिए यह सब पूरी तरह से अप्रत्याशित था। उन्हें कानूनी कार्यवाही के बारे में जनवरी में आग की घटना के बाद ही पता चला। जांच से पता चला कि फोस्टर गंभीर वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहा था, जिनका उसे पहले कभी सामना नहीं करना पड़ा था। जांचकर्ता आग की जानबूझकर लगाए जाने के बारे में आश्वस्त थे। कानूनी और वित्तीय समस्याओं की पृष्ठभूमि में इस तरह की कार्रवाई ध्यान भटकाने और संभवतः देश छोड़ने के लिए की गई हो सकती थी। हालांकि परिवार के निशान खोजने के प्रयास असफल रहे, जिससे अतिरिक्त सवाल खड़े हो गए। जब विशेषज्ञ पहली बार घटनास्थल पर पहुंचे, उन्हें धुआं उठते मलबे की गहन जांच करनी पड़ी। आग का स्रोत निर्धारित करना और संभावित सबूत एकत्र करने थे। हालांकि शुरू में कोई महत्वपूर्ण खोज नहीं हुई, आग लगने की जगह की और अधिक सावधानीपूर्वक जांच से अप्रत्याशित खोज हुई। जांच के लिए मुख्य समस्या यह थी कि अधिकांश सबूत नष्ट हो गए थे। विशेषज्ञ केवल कुछ बचे हुए टुकड़ों की जांच कर सकते थे। पहली महत्वपूर्ण खोज भूतल पर चिमनी के पास की गई। जली हुई निर्माण सामग्री के बीच वे अपनी असामान्य संरचना के कारण अलग दिखाई दे रहे थे। कुछ राख के हिस्से अधिक छिद्रयुक्त दिखाई दे रहे थे। सावधानीपूर्वक विश्लेषण से पता चला कि ये जिल और क्रिस्टोफर के साथ हुई घटना के निशान थे। विशेषज्ञों ने कुछ विशेष टुकड़ों पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित किया। उनकी व्यवस्था से लगता था कि कुछ गंभीर हुआ था। सभी तत्वों को पहेली की तरह जोड़ने में लगभग 1 दिन लगा। पास में 22 कैलिबर की एक राइफल मिली, जो संभवतः इस कहानी में एक विनाशकारी भूमिका निभा चुकी थी। ये एक जली हुई गोली से पुष्टि हुई, जो कई घंटों की मेहनत भरी खोज के बाद मिली। राख को शाब्दिक रूप से छलनी से छाना गया। फोस्टर परिवार के पालतू जानवर, घोड़े और कुत्ते, जांचकर्ताओं के लिए एक विशेष पहेली थे। यह समझ से परे था कि जानवरों को क्यों पीड़ा दी गई। घटनाओं का यह विकास जांचकर्ताओं को भ्रमित कर रहा था, जिन्हें इस शांत क्षेत्र में पहले कभी इतनी रहस्यमयी घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ा था। उनकी आशंकाएं और भी परेशान करने वाली होती जा रही थीं। पहला महत्वपूर्ण सुराग घर के निगरानी कैमरों की फुटेज की जांच के बाद मिला। डेटा स्टोरेज डिवाइस चमत्कारिक रूप से बच गए थे। आग लगने से पहले कैमरों ने एक अज्ञात व्यक्ति की उपस्थिति दर्ज की थी। हालांकि रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, जिससे सटीक पहचान करना मुश्किल था। रहस्यमयी आकृति अस्तबल और घर के बीच कई बार आगे पीछे जा रही थी। हाथों में बैरल पर किसी तरह के उपकरण के साथ एक राइफल थी। रिकॉर्डिंग में दिखाया गया कि कैसे अजनबी ने विला में लौटने से पहले पालतू जानवरों के भाग्य का फैसला किया। इमारत के अंदर की आगे की घटनाएं रिकॉर्डिंग से बाहर रह गईं। मुख्य कार्य इस व्यक्ति की पहचान करना बन गया और जांचकर्ताओं ने इस पहेली को सुलझाने के लिए सभी प्रयास किए। अंततः फोस्टर परिवार का पड़ोसी रिकॉर्डिंग में व्यक्ति की पहचान कर सका। सुरक्षाकर्मी को संदेह था कि रिकॉर्डिंग में दिखाई देने वाला व्यक्ति परिवार का मुखिया क्रिस्टोफर था। जांचकर्ताओं को यह संस्करण अविश्वसनीय लगा, लेकिन सभी ने वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्ति और करोड़पति के बीच आश्चर्यजनक समानता देखी। अज्ञात व्यक्ति अस्तबलों और घर के बीच कई बार आगे पीछे गया, जिसके बाद पहली आग के निशान दिखाई दिए। विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि यह परिवार में एक दुखद घटना थी। हालांकि यह अस्पष्ट रहा कि कर्स्टी कहां थी, क्योंकि घर की पहली जांच में उसे नहीं पाया गया था। कर्स्टी जीवंत और सक्रिय थी, तैराकी और नौकायन में रुचि रखती थी और कुत्तों और घोड़ों के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल जोल रखती थी। स्थिति को देखते हुए कई लोगों को उम्मीद थी कि वह बच गई होगी। दुर्भाग्य से वास्तविकता अलग निकली। घर में खोज कार्य लगभग 9 दिनों तक चला। क्रिस्टी अपने बच्चों के कमरे में थी। जब आग ने छत के धरण को नुकसान पहुंचाया, उसका बिस्तर नीचे गिर गया।
उल्लेखनीय था कि उसके पास घर छोड़ने का मौका था, क्योंकि वह आग के स्रोत से दूर थी। हालांकि बचने के प्रयास के कोई निशान नहीं मिले जो आग शुरू होने से पहले की दुखद परिस्थितियों की ओर इशारा करते थे। जले हुए खंडहर में की गई खोज फोस्टर परिवार के रिश्तेदारों के लिए एक नया सदमा था। वे करस्टी से बहुत प्यार करते थे और आखिरी क्षण तक उसके बचने की उम्मीद करते रहे। पाए गए सबूतों की स्थिति बेहद खराब थी, जैसा कि जिल के मामले में भी था। विशेषज्ञों को विशेष सावधानी से काम करना पड़ा और विश्लेषण के लिए सामग्री एकत्र करने के लिए विशेष ब्रश का उपयोग करना पड़ा। इस समय तक जांचकर्ताओं ने मैसब्रुक के एजबस्तान हाउस में 26 अगस्त की उस शाम की घटनाओं की अपनी तस्वीर विकसित कर ली थी। उनकी राय में क्रिस्टोफर फोस्टर ने अपने परिवार और पालतू जानवरों के साथ कुछ अटल किया था, फिर आग लगा दी और जीवित न रहने का फैसला किया। यह संस्करण कई तथ्यों से पुष्टि हुई, जिसमें निगरानी कैमरे की फुटेज भी शामिल थी, कुछ अखंडनीय सबूतों में से एक। हालांकि एक गंभीर विरोधाभास था। क्रिस्टोफर के किसी भी परिचित को घटना में उसकी भागीदारी पर विश्वास नहीं हो सकता था। वह एक सफल उद्यमी, ध्यान रखने वाला पति और प्यार करने वाला पिता था। अब यह पता लगाना था कि उसे अपने आसपास की हर चीज को नष्ट करने का फैसला लेने के लिए क्या प्रेरित किया, जिसमें पालतू जानवर और कार का संग्रह भी शामिल था। जिल और क्रिस्टोफर के रिश्तेदार सबसे ज्यादा जवाब चाहते थे। पूरा देश जांच का अनुसरण कर रहा था और जो हुआ उससे हर कोई हिल गया। क्रिस्टोफर सभी रिश्तेदारों के साथ करीबी संबंध रखता था, जिसमें उसकी पत्नी का परिवार भी शामिल था। फोस्टर एक आदर्श परिवार लगता था। पिता हमेशा कर्स्टन के साथ रहता था और उसे एस्टेट के पास नदी तक भी ले जाता था, जहां वह झूले से कूदना पसंद करती थी। अपनी बेटी की देखभाल और पत्नी के प्रति ध्यान ने उसे अपने साथियों का सम्मान दिलाया। इसलिए बाद की घटनाएं उन सभी के लिए वास्तविक आघात थीं जो इस परिवार को जानते थे। जांचकर्ताओं ने फोस्टर परिवार के रिश्तेदारों और दोस्तों से बात की। उन सभी ने क्रिस्टोफर को एक देखभाल करने वाले और दयालु व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। घटना का आघात इतना बड़ा था कि लोग निगरानी फुटेज दिखाए जाने पर भी, जिसमें क्रिस्टोफर एक हथियार के साथ दिखाई दे रहा था, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते थे। एक आदर्श पिता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के अलावा क्रिस्टोफर अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए जाना जाता था। यह गुण उसमें युवा आयु से ही दिखाई देता था। परिवार को उसकी सफलताओं पर गर्व था और वह हमेशा अपने रिश्तेदारों के लिए एक विश्वसनीय सहारा बना रहा। आदमी में आग के लिए एक विशेष जुनून था जो बाद में उसके करियर का निर्धारण करेगा। 80 के दशक के अंत में एक तेल प्लेटफॉर्म पर एक गंभीर घटना हुई। जब क्रिस्टोफर ने टेलीविजन पर इसकी रिपोर्ट देखी, वह घटनाओं से गहराई से प्रभावित हुआ। 100 से अधिक लोगों को प्रभावित करने वाली एक त्रासद घटना के बाद क्रिस ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने तेल ड्रिलिंग टावरों के लिए एक नए प्रकार की सुरक्षात्मक कोटिंग विकसित करने की योजना बनाई, जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकती थी। यह विचार उसे पूरी तरह से व्यस्त रखता था। विभिन्न संयोजनों के साथ प्रयोगों के बाद उसने अंततः एक विशेष सीलिंग यौगिक विकसित किया। उच्च तापमान पर सामग्री नहीं जलती थी, बल्कि एक विशिष्ट कुरकुरी संरचना के साथ एक सुरक्षात्मक परत बनाती थी। अपने आविष्कार के लिए पेटेंट प्राप्त करने के बाद क्रिस एक नई चुनौती का सामना कर रहा था। उसे संभावित निवेशकों को इसकी प्रभावशीलता साबित करनी थी। उसने जो कुछ भी था वह सब दांव पर लगा दिया और एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया। फोस्टर ने तेल प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना जैसी स्थितियों की नकल की। अपने खुद के संसाधनों से उसने मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों और दमक्कल को नियुक्त किया। परीक्षणों के दौरान उसके आविष्कार ने प्रभावशाली परिणाम दिखाए। साहसिक कदम सफल रहा। बैंकरों और निवेशकों ने परियोजना का समर्थन करने का फैसला किया। सफलता सभी अपेक्षाओं से परे थी। जल्द ही क्रिस्टोफर इतना सफल हो गया कि उसे अर्जित लाभ को वितरित करने में कठिनाई हो रही थी। उसकी कंपनी तेल उद्योग में सुरक्षा प्रणालियों की स्थापना से एक दिन में लाखों कमा रही थी। समय के साथ शक्ति और धन ने इस कहानी के मुख्य पात्र के चरित्र को बदल दिया।
क्रिस्टोफर ने प्रदर्शनात्मक रूप से अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, खुद को अरबपति कहा और ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रभावशाली राशि खर्च की। फोस्टर परिवार अपनी शानदार पार्टियों के लिए जाना जाता था, जो कभी कभी 20,000 पाउंड स्टर्लिंग से अधिक की होती थीं। धीरे धीरे स्थिति और तनावपूर्ण होती गई। झील को अपने पति की वफादारी पर संदेह होने लगा। क्रिस के परिचितों का दावा था कि उसने अपनी शादी के दौरान कम से कम 8 महिलाओं के साथ संबंध रखे। जिल, एक साधारण और भोली गृहिणी, इन कहानियों को नहीं देख पाई। क्रिस्टोफर अपनी पत्नी की भोलेपन का फायदा उठाकर आसानी से अपने रोमांस को छिपा लेता था। भाग्यशाली क्षण से 5 साल पहले क्रिस ने अजबस्तान में 1.5 मिलियन पाउंड में एक विला खरीदी। उसने नवीनीकरण में भारी राशि का निवेश किया। वह अक्सर इस बात की डींग मारता था कि वह सब कुछ नकद में भुगतान करता था और कोई कर्ज नहीं था। रहने की जगह का चयन संयोग से नहीं किया गया था। यह जिज्ञासु नजरों से दूर था, सुरक्षित माना जाता था और पारिवारिक जीवन के लिए आदर्श लगता था। यहीं पर नायक ने एक नया जुनून विकसित किया। शिकार और मछली पकड़ना उसका सच्चा जुनून बन गया। घर के बगल में बड़े जंगल के क्षेत्र फैले हुए थे, जहां क्रिस अपनी इच्छा से तीतर का शिकार कर सकता था। बंदूक के लिए उसका उत्साह नियमित जंगल की यात्राओं का कारण बना। हफ्ते में 4 बार तक, कभी कभी इससे भी अधिक। उसे विशेष रूप से क्ले पिजन शूटिंग पसंद थी। समय के साथ उसने कई बंदूकें खरीदी। उनमें से एक बाद में राख में मिली। क्रिस्टोफर का यह जुनून धीरे धीरे एक वास्तविक जुनून में बदल गया। उसने महंगी राइफलें और पिस्तौल खरीदी और उन्हें विला के हर विशाल कमरे में रख दिया। धीरे धीरे उसका व्यवहार और भी चिंताजनक होता गया। क्रिस्टोफर अक्सर चिड़चिड़ापन और घबराहट दिखाता था। एक दिन जब कबूतर उसके बार्न में उड़ गए, उसने उन्हें भगाने की लंबी कोशिश की। जब पक्षी कमरा नहीं छोड़े तो उसने बंदूक का इस्तेमाल किया। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा व्यवहार गंभीर परिणामों की ओर ले जा सकता है। 2008 के 1 अगस्त के सप्ताहांत पर घर में एक त्रासदी हुई। जांचकर्ताओं के अनुसार क्रिस ने अपने परिवार और पालतू जानवरों के खिलाफ हथियार का इस्तेमाल किया और फिर खुद पर भी। घटनाओं के क्रम को पुनर्निर्मित करने के लिए विशेषज्ञों को शाब्दिक रूप से हर विवरण को एकत्र करना पड़ा। जांचकर्ताओं को 26 अगस्त की उस रात की घटनाओं को पुनर्निर्मित करने में 2 महीने से अधिक का समय लगा। पिछली शाम फोस्टर परिवार ने पड़ोसियों के साथ समय बिताया। उन्होंने बारबेक्यू किया, क्ले पिजन शूटिंग का आनंद लिया और एक सुखद समय बिताया। किसी को कुछ असामान्य नहीं दिखा। क्रिस बहुत अच्छे मूड में था और पूरी शाम मजाक करता रहा। फोस्टर्स ने लगभग 20:30 पर पड़ोसियों का घर छोड़ा और 20:44 पर घर पहुंचे। जिल घर के अंदर गई। उसका पति कार को गैरेज में ले गया और कर्स्टी ने कुत्तों को बाहर छोड़ दिया। कुछ समय बाद वह ऊपर गई और स्कूल के दोस्तों के साथ चैट करने के लिए अपना कंप्यूटर चालू किया। लगभग 23:30 पर क्रिस्टोफर उसके पास आया और उससे सोने की तैयारी करने को कहा। जब उसने मना कर दिया तो उसने इंटरनेट बंद कर दिया। कर्स्टी ने अपने दोस्तों को एक संदेश भेजा जिसमें उसने अपने पिता के मूड की शिकायत की। यह उसका आखिरी संदेश था। इसके बाद क्या हुआ, यह एक रहस्य बना रहा। जांचकर्ता उस रात की घटनाओं का केवल एक हिस्सा ही पुनर्निर्मित कर सके, लेकिन कई विवरण अस्पष्ट रहे। विशेषज्ञों को बेहद कम सबूतों के साथ काम करना पड़ा। जांच के दौरान विशेषज्ञों ने सबूतों की तलाश में लगभग 4 टन जला हुआ सामान जांचा। विशेष छलनी से महीनों तक सावधानीपूर्वक राख छानने के बाद भी कर्स्टी और क्रिस्टोफर के साथ क्या हुआ, इसका कोई ठोस संकेत नहीं मिल सका। जब जांचकर्ता घटना के सटीक क्रम को पुनर्निर्मित करने की उम्मीद लगभग छोड़ चुके थे, तब घर के आंतरिक निगरानी कैमरों के बचे हुए रिकॉर्ड उनके हाथ लगे। रिकॉर्डिंग में दिखाया गया है कि वह कैसे एक हथियार के साथ घर में घूम रहा था। पहले वह बेडरूम में गया जहां उसकी पत्नी थी, फिर कर्स्टी के कमरे में। कैमरों ने रिकॉर्ड किया कि रात 3:10 पर उसने एक विशेष उपकरण के साथ एक राइफल ली और कुत्तों के बाड़े और घुड़साल की ओर गया। 11 मिनट बाद
क्रिस्टोफर पालतू जानवरों के पास गया। उसने कुत्तों को पिंजरों में धकेल दिया ताकि वे भाग ना सकें। इसके बाद वह उन्हें वहां ले गया जहां घोड़े थे। इस सब के बाद अस्तबलों में आग लग गई। अपराधी ने गेट के सामने एक वैन खड़ी कर दी और उसके पहियों को खराब कर दिया, संभवतः पड़ोसियों को जानवरों की मदद करने से रोकने के लिए। पता चला कि सभी जानवर शुरुआती कार्रवाइयों से नहीं मरे, कुछ आग में फंस गए। पड़ोसी घरों के निवासियों ने 15 मिनट तक तेज धमाकों की आवाजें सुनी, लेकिन उन्होंने सोचा कि दूर कहीं शिकारी होंगे। केवल रात के 4 बजे उन्होंने अलार्म बजाया, जब उन्होंने खिड़की पर आग की चमक देखी और बचाव दल को बुलाया। गैरेज और अस्तबलों में आग लगाने के बाद क्रिस्टोफर घर की ओर गया। उसने अपने फायर फाइटर के अनुभव का इस्तेमाल विपरीत उद्देश्य के लिए किया, सब कुछ नष्ट करने के लिए। इसके लिए उसने घर में पाइप बिछाए और तहखाने से, जहां तकनीकी तरल पदार्थ रखे गए थे, लगभग 200 लीटर तेल पंप किया। अस्तबलों में भी तेल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कम मात्रा में। ईंधन की कमी के कारण नुकसान उतना गंभीर नहीं था। कई जानवर अक्षत रहे, जिससे जांचकर्ताओं को घटनाओं का क्रम समझने में मदद मिली। पालतू जानवरों के साथ आर्थिक भवन में आग लगने के बाद क्रिस्टोफर भूतल के लिविंग रूम में भागा, जहां उसने तेल फैलाया और आग लगा दी। फिर वह ऊपर बेडरूम में गया। वैवाहिक बेडरूम में एक बंदूक की घटना हुई। हालांकि भारी धुएं के कारण कोई अन्य कारण भी हो सकता है। जब क्रिस्टोफर पहली मंजिल पर गया, उसने खुद का बचाव मार्ग बंद कर दिया। उसके कार्य का मकसद अस्पष्ट रहा। एक पड़ोसी ने जांचकर्ताओं को संभावित कारणों को समझने में मदद की। उसने क्रिस्टोफर के हालिया व्यवहार में कुछ असामान्यताएं देखीं। वह शायद ही कभी घर छोड़ता था, केवल घरेलू कामों की देखभाल करता था, और ऐसा नहीं लगता था कि वह कोई व्यवसाय कर रहा हो। पता चला कि घटना से 1 सप्ताह पहले अजबटन में घर के गेट के नीचे से एक पत्र डाला गया था। इस तरह कोर्ट के अधिकारियों ने क्रिस्टोफर को संपत्ति के जब्त होने के बारे में सूचित किया। उसकी पत्नी जिल को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, और उसे अपने पति की गंभीर वित्तीय समस्याओं का जरा भी अंदाजा नहीं था। अपनी संपन्नता के बावजूद वह वित्तीय मामलों की परवाह नहीं करती थी और बड़े खर्चों की आदी नहीं थी। अन्यथा उसने देख लिया होता कि कठिनाइयां 2004 में ही शुरू हो गई थीं। सभी को याद था कि वह कैसे बिना किसी कर्ज के घर की नकद खरीद पर गर्व करता था। उसके पास एक मजबूत वित्तीय कुशन था। क्रिस को एक अरबपति माना जाता था, लेकिन सवाल उठा, इतने कम समय में सारे संसाधन कहां गायब हो सकते थे? इस सवाल का जवाब क्रिस फोस्टर के लेखाकार को पता था। 2005 में कंपनी एक संकट में फंस गई। आदमी सीलेंट निर्माताओं और अपने कर्मचारियों दोनों को बड़ी राशि का बकाया था। बाद में उसे एक आपूर्तिकर्ता मिला जो सीलेंट उत्पादन के लिए बेहतर शर्तें प्रदान करता था। यह स्थिति को सुधार सकता था, लेकिन वैश्विक वित्तीय संकट ने बिक्री में भारी गिरावट का कारण बना। गोदाम बिना बिके माल से भरे थे और सारी कमाई पहले ही महंगी खरीद में खर्च हो चुकी थी। स्थिति कर्मचारियों की बढ़ती असंतुष्टि से और बिगड़ गई, जो समय पर अपना वेतन नहीं पा रहे थे। कंपनी के लेखाकार ने भी व्यवसाय प्रबंधन में गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया। हालांकि क्रिस एक प्रतिभाशाली आविष्कारक साबित हुआ था और एक मांग वाला उत्पाद विकसित किया था, व्यवसाय प्रबंधन में उसकी क्षमताएं पर्याप्त नहीं थीं। इस कठिन समय में वह एक विलासिता भरा जीवन जीता रहा। हालांकि आय का अधिकांश हिस्सा लगातार बढ़ते कर्ज के भुगतान में इस्तेमाल किया जा रहा था। खुद को पानी के ऊपर रखने की कोशिश में उसने विभिन्न बैंकों से क्रेडिट लेना शुरू कर दिया और हर महीने लाखों पाउंड उधार लेता था। वित्तीय स्थिति तेजी से बिगड़ती गई। क्रेडिट ब्याज बढ़ गया और वह इसे चुका नहीं सकता था। 8 फरवरी 2008 तक उसका कर्ज 3 लाख पाउंड से अधिक हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका सितंबर 2007 में आया, जब एक आपूर्तिकर्ता के साथ कानूनी लड़ाई हारने के बाद उसने अपनी कंपनी खो दी। इसके अलावा अब वह 1 मिलियन पाउंड का कर्जदार था। किसी को नहीं पता था कि वह 1 साल से अधिक समय से बेरोजगार था। पूर्ण पतन के बावजूद वह सफल अरबपति की भूमिका निभाता रहा। बेशक
नए कर्जों की कीमत पर। 22 नवंबर 2007 तक स्विस बैंक में उसका खाता खाली हो गया था और कुल कर्ज बढ़कर 4 मिलियन हो गया था। यहां तक कि तब भी उसने सभी से सच्चाई छिपाई। क्रिस समझ गया, भले ही वह सब कुछ बेच दे, वह लेनदारों को भुगतान नहीं कर सकता था। कभी कभी उसकी असली भावनाएं सामने आ जाती थीं। नवंबर में उदाहरण के लिए अपने भाई के साथ बातचीत के दौरान उसने कहा कि वह काफी अच्छा नहीं है, लेकिन इस पर आगे कुछ नहीं कहा। यह घटना से पहले क्रिस्टोफर का आखिरी संदेश था। भाई ने इन शब्दों को कोई महत्व नहीं दिया और सोचा कि क्रिस बस बुरे मूड में था या उसने ज्यादा पी ली थी। सभी परिस्थितियों के खुलासे के बाद भी यह अस्पष्ट रहा कि क्यों न केवल वह खुद बल्कि पूरा परिवार, पालतू जानवर और करोड़ों की संपत्ति को प्रभावित होना पड़ा। जैसा कि बाद में पता चला, क्रिस्टोफर ने अपनी समस्याओं को व्यावसायिक भागीदारों के साथ साझा किया था। वह विवरण में नहीं गया, लेकिन उसकी टिप्पणियां परेशान करने वाली और निराशाजनक थीं। वास्तव में स्थिति से निपटने के प्रयास किए गए थे। दुर्भाग्यपूर्ण सप्ताहांत से 5 महीने पहले डॉक्टर ने क्रिस्टोफर को एंटी डिप्रेसेंट दवाएं लिखी थीं, जिन्होंने उसकी स्थिति में थोड़ा सुधार किया। हालांकि घटना से पहले शुक्रवार को उसने जीवन से विदाई से संबंधित वेबसाइटें देखीं। अगस्त 2008 के अंत में एस्टेट पर त्रासदी हुई। आग के कुछ घंटों बाद न्यायालय के अधिकारी इन्वेंट्री लेने आए, ये नहीं जानते हुए कि अब कुछ भी इन्वेंट्री करने के लिए नहीं बचा था। जांच से पता चला कि क्रिस्टोफर और जिल चिमनी के पास नहीं थे। वे वहां तब पहुंचे जब पहली मंजिल से जला हुआ बिस्तर जली हुई फर्श से नीचे गिर गया। एक उल्लेखनीय विवरण। अंतिम निर्णय से पहले क्रिस अपनी पत्नी के बगल में लेट गया और उसे गले लगा लिया। स्पष्ट रूप से वह आखिरी क्षण तक अपने परिजनों के प्रति स्नेह महसूस करता था और उनके साथ रहना चाहता था। विशेषज्ञों ने तथाकथित परिवार विनाशकों की विशिष्ट व्यवहार विशेषताएं पाईं। ऐसे लोग जो जीवन को छोड़ने का फैसला करते समय उनके लिए जो महत्वपूर्ण है वह सब कुछ अपने साथ ले जाते हैं। दुर्भाग्य से गंभीर क्षति के कारण विशेषज्ञ उस रात की घटनाओं का सटीक क्रम निर्धारित नहीं कर सके। क्या क्रिस्टोफर ने खुद पर हथियार का इस्तेमाल किया या बस जलते घर में अपनी पत्नी के साथ रहा? सवाल अनुत्तरित रहे। घटना के 4 महीने बाद गांव के चर्च के पास फोस्टर परिवार का अंतिम संस्कार हुआ। जिल के रिश्तेदारों ने क्रिस्टोफर के अलग दफन पर जोर दिया, जबकि मां और बेटी को एक साथ दफनाया गया। जिल के करीबी रिश्तेदार क्रिस्टोफर को उसके कर्म के लिए माफ नहीं कर सके। इसके अलावा उसने उन सभी लोगों से मुआवजा पाने का मौका छीन लिया था जो उसके वित्तीय हेराफेरी से पीड़ित थे, और वे दर्जनों थे। क्रिस के रिश्तेदारों का मानना था कि वह परिस्थितियों के दबाव को नहीं झेल पाया। सफलता ने उसके सिर पर चढ़कर बोल दिया था। वह बहुत अधिक खर्च करता था और खुद को अजेय समझता था। विलास और समृद्धि की एक दुनिया बनाने के बाद वह उसके पतन को बर्दाश्त नहीं कर सका। क्रिस्टोफर इस एहसास से नहीं निपट पाया कि वह खुद पतन का कारण था। दुर्भाग्य से उसके पतन की कीमत अनुपातहीन रूप से अधिक थी।